बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, शायद कांग्रेस को ये समझ में आया कि जो अम्बेडकराइट लोग हैं और उनमें भी जो यूपी में कांशीराम जी के चाहने वाला वर्ग है, काफी बड़ा है, क्लास है, जो शायद दिशा बदल सकता है। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कांशीराम का जो आज वो बड़ा सम्मेलन था कांशीराम जयंती के ऊपर में, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हजारों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे और जिस तरीका से राहुल गांधी ने सभी के दिल को छू लिया, उन्होंने कांशीराम के जो पेन का जो था कि भाई ये पेन ऐसा कर सकते, उससे इतना होगा और ये समानता चाहिए हमें, जिस तरीका से कांशीराम बार बार कहते थे, वही उदाहरण लेके हुए उन्होंने पूरा बीजेपी को बहुत अच्छे से ये किया। और लोगों ने कहा कि जय जयकार से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे विचार क्या है, तुमने किस तरीका से ये होना चाहिए। इनडायरेक्टली मायावती को थोड़ा सा ये था कि भाई तुम्हें तुम्हारे जय जयकार करने वाले नहीं, तुमको वोट में कैसे कन्वर्ट करोगे और तुम इस देश के कैसे किस तरीका से ये बनोगे। उन्होंने कहा कि भाई ये सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे यहाँ जितने भी बिजनेसमैन है और ये है, उनमें तुम्हारे SC ST OBC कहाँ है, तुम्हारे कहीं नहीं रहे। तो ये सब सिचुएशंस को उन्होंने बोलते हुए काफी लोगों का उत्साह रहा और उनकी सभा काफी अच्छी रही, जिससे राजकीय समीकरण काफी बदलने की संभावना है। बीजेपी जिस तरीका से बीजेपी ने अपना काम किया, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी रईसों की पार्टी है, रईस पार्टी है, हम लोगों को रईस नहीं बनना है, हम लोग नीचे ही ठीक है और हम इसी तरीका से रहेंगे। इस तरीका से जो भाषा है, जो जिसके मायावती को बहुत ही इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भाई वो रईस बन के क्या किया उसने, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत अच्छी बड़ी पार्टी है, लेकिन क्या उपयोग है। तो इस तरीका से उन्होंने जो इनडायरेक्टली कुछ बातों को कहा, वो निश्चित रूप से कुछ चिमटे लेने वाली बात थी, लेकिन इसमें निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा टप्पा है जो उनको लगता है कि भाई अभी अपने देश में कोई रहा नहीं है, सिवाय अपने कांग्रेस के साथ में रहो और अपनी पकड़ को मजबूत करो, अकेले चलोरे से कुछ नहीं होगा। और कांशीराम ने भी जब अपने को सत्ता में थे तब अलग अलग लोगों से उन्होंने ये किया। सबसे पहले तो कांग्रेस के साथ में उनका अलायंस थे, बाद में बीजेपी के साथ हुआ, फिर और बहुत सारे सभी पार्टियों के साथ में उनका अलायंस रहा। बहुत जगह उन्होंने धोखा भी दिया और वो बीजेपी के यहाँ पे जाके बैठ गए और बीजेपी का पूरा एजेंडा उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आज की सभा जो राहुल गांधी की थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ईरान में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। पैलेस्टाइन का दिन है और उस दिन के उपलक्ष्य में वहाँ पे जितना का जो पैलेस्टाइन मतलब गाजा पट्टा जो इजराइल से लगा हुआ है और इजराइल ने उसको पूरा तबाह कर डाला, पूरा खंडर बना दिया। आज उसके उपलक्ष्य में वो सभी के सभी ईरान के लोग रास्ते पे आए, सब मेनली महिला है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए और उन्होंने ये बताया कि आज हम लोग जो पैलेस्टाइन के साथ में है, ना कि इजराइल के साथ। इन्होंने भी जो इजराइल को जो खत्म करने की जो बात की है, उन्होंने स्पेशली ईरान ने टारगेट किया है, अमेरिकन मिलिट्रीज को ये किया है और जहां जहां पे भी मिलिट्री बेस थे उसको उड़ाने की कोशिश किया, लेकिन सिविलियंस के ऊपर में हमला नहीं किया। जबकि अमेरिका ने पूरा वो एक जो स्कूल के बच्चों को उड़ा दिया, 150 से ऊपर ज्यादा लड़कियां थी, बच्चियां थी, वो पूरे वर्ल्ड ने देखा तो बहुत ही संसार मतलब काफी ये हुआ। ये सब बातें होते हुए और एक ईरान ने एक अपना ये किया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अलग अलग माध्यम से टर्की वगैरह से उनको ये किया कि भाई अभी ये सीज फायर करो, नहीं तो हम लोगों का ये होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका, और जब भी डोनाल्ड ट्रम्प अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते तब वहाँ पे सब लोगों को इस तरीका से बताते कि नहीं मैंने तो ईरान को धमकाया है और ईरान को कहते हैं कि तुम सीज फायर जल्दी करो, नहीं तो हमको तुम्हारे परिणाम तुमको भुगतने पड़ेंगे। बार बार उन्होंने ये शब्द कहा, ईरान ने सबको इसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बकवास बंद करो, जब यदि सीज फायर करना है तो हमारी कोई शर्त है, उसके आधार पर यदि जब कुछ होगा तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि बिगिनिंग तो आप करोगे लेकिन एंड तो हमें करना है। और ईरान जिस तरीका से वो आक्रामक है, वो आक्रामकता अभी दिख रही है। अभी तक तो उन्होंने स्पेशल जो मिसाइल्स है उनकी वो तो निकाले नहीं, और जिस तरीका से उन्होंने 50 साल में अपने आप को इतना तंदुरुस्त किया और
कि जिससे वो अमेरिका के सामने से उसके ऊपर भी जा सकते। फॉर्चुनेटली उन लोगों को इस तरीका का सिचुएशन पैदा हुआ कि रूस और चाइना उनके साथ में है और पूरा मिडल ईस्ट में आज उनकी पकड़ है। मिडल ईस्ट में जिस तरीका से उन्होंने हमले किए, स्पेशली जो अमेरिकन के बेस थे जहाँ से वो उनका सिक्योरिटी और पूरा मिलिट्री चलता था, वो सबका सब उड़ा के लगा दिए। उन्होंने कहा कि पहले तो सबसे पहले इनसे वहाँ के बेस हटाओ। बेस हटाने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि युद्ध का जो भी खर्चा है वो हमें अभी वापस करो। सेकेंडली जो प्रिजनर रहेंगे, जिसने ने ये पूरा झगड़ा चालू किया, जिन्होंने ये किया, उनको पहले ये करो। ये सब बातें चल रही है। पूरा यूरोप आज अमेरिका के अगेंस्ट में है, पूरे तो अकेला पड़ गया है और वो अपने पास के जब आर्म्स खत्म हो गए तो इधर उधर वो हाथ जोड़ रहा है। साउथ कोरिया को भी उन्होंने मांगा है कि भाई हमें इस तरीका से कुछ आर्म्स की मदद करो। मुझे लगता है कि आज इतना बड़ा देश जिस तरीका से लाचार होकर सभी लोगों को, देश को विनती कर रहा है कि भाई हमें इस तरीका से करो। उनको मालूम है कि ऐसे ऐसे मिसाइल रहेंगे और रशिया और चाइना के पास में कि जो ईरान के पीछे में लग के वो ऐसे करेंगे कि वो अमेरिका का पूरा उध्वस्त कर देंगे। और वो उसका डर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को है। डोनाल्ड ट्रंप के पास जो थे वो ऐसा कहते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली वगैरह वगैरह कुछ नहीं रहा, सब उनके रडार उड़ा दिए फटाफट। अभी वो अंधे हो गए, उनको पता भी नहीं चलता कि जब मिसाइल कब आ रही है, कब गिर रहे हैं और क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में धीरे धीरे उन्होंने यही नहीं तो वहाँ पे जो अब्राहम लिंकन करके जो बहुत बड़ा उनका शिप था वो भी पूरा नस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद में और 2-3 बड़े शिप्स थे जहाँ से वो लड़ाई करते थे और जिस तरह वहाँ से सब ये चलता था उनका, वो तक उन्होंने सब खत्म किया। एक KC-135 करके एक बहुत बड़ा उनका अमेरिका ये विमान था जो हवा में फ्यूलिंग करते थे। वो एक हवा में जाके इसका एक टैंकर और ये फ्यूल भर के फिर दोबारा वो वैसे जाते थे। उसको भी उन्होंने मार गिराया। मुझे अभी ये अमेरिका तो नहीं कह रहे कि भाई हमारे इसको गिराया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई क्षतिग्रस्त हुआ है, हमारे आपस में कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ, ये वगैरह कुछ नहीं। ईरान ने पूरा सब उसको ठिकाने लगाया है। और सेकेंडली ये सब टेक्नोलॉजिकली रशिया और चाइना ये उतना ही बराबरी के है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ही अमेरिका की हालत बड़ी पछता है। और पछता होने के बाद में जिस तरीका से उन्होंने कंडीशंस रखी, वो कंडीशंस तो बहुत ही ऐसे है कि डरावनी है। अमेरिका कभी नहीं उठ पाएगी और गरीबी में आ जाएंगे वो सब जितना भी था, क्योंकि जहाँ से उनको रेवेन्यू मिलता था, उनका इतना सारा जो मिडिल ईस्ट में उनके सेंटर्स थे और वो पूरा का पूरा पैसा जब उनसे वसूल करते थे, लेकिन अभी उनको खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो वो क्यों उसको करेंगे। वो तो कहेंगे भाई अब लोग हमारी सुरक्षा है, वो ईरान को दे देंगे या फिर ईरान उनको कहेंगे कि भाई हम आपस में ऐसे ट्रीटी करेंगे कि इसके बाद में कोई लड़ाई नहीं हो। क्योंकि ईरान बहुत एक मैच्योर्ड कंट्री है, उन्होंने हर चीज़ों को देखा है। वो मुस्लिम भी है नॉमिनल, लेकिन वहाँ की औरतें लेडीज़ और ये काफ़ी विद्वान है, काफ़ी पढ़ाई है, 93% वहाँ पे लिटरेसी रेट है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा ये हुआ। इंडिया में अभी जो भी अविश्वास प्रस्ताव बिरला के ऊपर में आया था, उनको तो मालूम था, लीडर ऑफ अपोजिशंस को, सभी को, अपोजिट पार्टीज को, कि ये तो कोई उनके पास में लाइन मतलब नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होने की वजह से होगा नहीं। लेकिन जिस तरीका से 2-3 दिन तक उन्होंने परेशान किया और जिन मुद्दों पे उन्होंने घेरना चालू किया गवर्नमेंट को, लेकिन सरकार तो छोड़ो, लेकिन सरकार पूरी की पूरी राहुल गांधी को उन्होंने टारगेट बनाने की कोशिश की। जैसे लग रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के है या ओम बिरला के ऊपर में, इस तरीका का मोर्चा हुआ और सब इकट्ठा बैठ के ये सब किए। अभी उनका दूसरा टारगेट है। खैर वो उनको मालूम था कि ये संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने वॉकआउट करके वो चले गए। लेकिन जो उनको करना था, जो उनको हासिल करना था, वो तो सब हुआ और होने के बाद में उसको कोई ये नहीं कर सकते। एक राहुल गांधी ने और एक बात को कहा कि भाई अडानी जो है वो तो इनका फाइनेंसर है बीजेपी का, तो निश्चित रूप से अमेरिका ने वो ऐसे फाइनेंसर का नाक दबा के रखा जो अडानी अपना मोदी जी उसके ऊपर में मुंह खोलेगा, और जब तक वो मुंह खोलेगा नहीं तब तक बैठ बोलेंगे तो बैठेगा जहाँ भी मुंह बोले। और उन्होंने यहाँ तक बोला है कि भाई ये जो 3-4 महीने से अभी तक वो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए
वो इंपोर्ट करने के लिए वो उन्होंने मनाही की थी, लेकिन तुरंत उनको जब पता चला कि भाई अभी डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो रहे हैं, उनको अभी उन्होंने धमकी दी, तो उन्होंने जाके वो साइन किया। और इस तरीका से पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोगों ने उनके लिए खोल के रखा है। इधर चाइना का सेक्टर खुलेगा और इधर अमेरिका का सेक्टर खुलेगा। जो चीज़ तुम्हें 10 रुपए की मिलती वो 5 रुपए में मिलना चालू हो जाएगा। निश्चित रूप से अपना प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन उसके बाद में इन लोगों की अपनी जो जितनी गरीबी और इतना लोन अपन ने लेके रखा वो यदि रिपेयर नहीं होता तो निश्चित रूप से अमेरिका और ये बाकी के जो भी जिन लोगों ने हमको लोन दिया है वो तो कहेंगे भाई एयरलाइंस दे दो, रेलवे दे दो, लैंड दे दो, फॉरेस्ट दे दो, ये करो, और वो हम लोग अपन उसकी रिकवरी करेंगे। इस टाइप के यदि प्रोग्राम हो जाते हैं तो ब्रिटिश राज फिर दोबारा आएगा, लेकिन उससे SC ST OBC को कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे कम से कम टेक्नोलॉजी हो जाएगी, बहुत सारे कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, ये बहुत सारा डेवलपमेंट होने की बात है। अभी तो सब अपन बोलना गलत है, क्योंकि क्या होगा किसी को नहीं मालूम, ये प्रिडिक्शन करना भी कोई ये नहीं है। लेकिन अम्बेडकराइट लोगों का बहुत कुछ नुकसान होगा नहीं, क्योंकि 1947 के बाद में अपने आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद में भी जो यहाँ का कल्चर था, जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर था, जिस तरीका से हमारा बिजनेसमैन कल्चर था, वो तुरंत जैसे थे वैसा ही है। अभी भी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। SC ST के लोग जहाँ थे वही है, ना उनके पास में कोई ट्रेड है, ना कोई एक्सपोर्ट है, ना कुछ है, ना बैंक्स है, ना कुछ है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले दिन है वो शायद हो सकता है कि इससे बढ़िया भी आएंगे, और हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में यही मैं विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय भीम।